आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। कैग की एक रिपोर्ट ये बताती है कि मध्य प्रदेश में बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को बांटे जाने वाले टेक होम राशन में करोड़ों रुपए का गबन हुआ। इसके साथ ही पोषण आहार की गुणवत्ता के मानकों से भी उसकी गुणवत्ता नीचे पाई गई। बताया यह जा रहा है कि सरकारी दस्तावेजों में दिखाया गया कि हजारों टन राशन को ट्रक पर ढोया गया, लेकिन जिन ट्रकों का नंबर दिया गया वो तो फर्जी थे। अब विपक्ष सरकार से इस मामले में सवाल कर रहा है। पोषण आहार योजना के तहत गरीब बच्चों और महिलाओं को मिलने वाला राशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। सीएजी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में पोषण आहार योजना में हुई गड़बड़ी का खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक महिला बाल विकास विभाग में 110 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। प्रदेश में पोषण आहार घोटाला उजागर होने के बाद राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और हाई लेवल एसआईटी गठन की मांग की है। मेरा तो कहना है कि ये बहुत ही अफसोसजनक बात है, बहुत सीरियस बात है और इस पे तुरंत एक हाई लेवल इंक्वायरी बैठनी चाहिए। इसमें एफआईआर होनी चाहिए। अगर 2G में हो सकती थी एफआईआर और कोल में हो सकती थी ऑडिट रिपोर्ट की बेसिस पे, तो इस फूड स्कैम पे क्यों नहीं होगी? सरकारी दस्तावेज में दिखाया गया कि हजारों टन राशन को ट्रकों पर ढोया गया, लेकिन जिन ट्रकों का नंबर दिया वो फर्जी निकले। असल में ये नंबर मोटरसाइकिल, कार, ऑटो और टैंकरों के हैं। कहा जा रहा है कि एमपी के इस घोटाले को भी उसी तरह अंजाम दिया गया जैसे कभी चारा घोटाले को दिया गया था। पर सरकारी प्रतिबंध था, तब इन्होंने लगभग 400 करोड़ रुपए का राशन वितरण किया। वो स्कूलों में किया, आंगनवाड़ियों में किया और यहां तक कि घर घर किया और लाखों टन राशन मोटरसाइकिल पर वितरण किया। ये सारी जानकारी मध्य प्रदेश की सीएजी रिपोर्ट में सामने आई है। हालांकि राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सीएजी की रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखते। सीएजी रिपोर्ट कोई भी होती है, उसकी राय होती है, वो अंतिम नहीं होती। पहली बात तो ये समझ, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतिम नहीं है। इसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट पर राज्य सरकार स्क्रूटनी करती है। इससे अंतिम निष्कर्ष कहना ठीक नहीं है। ये जब आती है तो अकाउंट सेक्शन के बारे में एक कमेटी होती है अकाउंट की, वो इस पर अंतिम निर्णय करती है। लोक लेखा समिति में जो विधानसभा के अंदर विधायकों की होती है और प्रतिपक्ष का व्यक्ति उसके अंदर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कभी कभी वहां भी जाती है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि अभी सिर्फ कुछ ही जिलों की जांच हुई है और उसी में इतना बड़ा घोटाला सामने आया है। माना जा रहा है कि अगर पूरे प्रदेश में जांच की जाती है तो ये एक बड़ा घोटाला होगा। कांग्रेस का दावा है कि किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराए जाने पर कथित राशन घोटाला 250 से 300 करोड़ रुपए का निकल सकता है। कांग्रेस का कहना है कि आगामी शीतकालीन सत्र में पार्टी राशन घोटाले का मुद्दा उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पोषण आहार घोटाला मामले पर विपक्ष के आरोपों पर शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग सफाई पेश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कैग की रिपोर्ट में जिन वाहनों को लेकर सवाल उठाए गए हैं वे वास्तव में ट्रक के ही नंबर हैं और टाइपिंग एरर के चलते ऐसा हो गया। इस समय जो अवधि है उसमें 1764 गाड़ियों के माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से टीएचआर का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है और उसमें से 34 गाड़ियों के बारे में एजी ने अपनी आपत्ति की है और उस रिपोर्ट में ये बात की गई है कि इसमें जो गाड़ी नंबर है वो ट्रक का नहीं है बल्कि किसी और व्हीकल का है। जब इसकी विभाग ने जांच की, उसमें यह पाया गया है कि ये 34 के 34 जो नंबर हैं उनमें केवल एक डिजिट का अंतर है। जो एक्चुअल नंबर है वो ट्रक के ही हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, एज पर चालान लिखा हुआ है MP09GF
9139 ये का यही नंबर ट्रक का है। दूसरा चालान में दूसरी गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है MP09HE 2760। अब इसमें चालान के हिसाब से उसमें लिखा गया MP09HG 2760, जबकि वो गाड़ी थी MP04HE 2760। अब ये जो गाड़ी MP04 2760 ये ट्रक ही है, केवल लिपिकीय त्रुटि के कारण चालान पर MP04 की जगह MP09 लिखा गया और विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये फर्जीवाड़ा है। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन विधायकों का टेंशन बढ़ चुका है। पार्टी सर्वे में इनका परफॉर्मेंस खराब निकल कर आया है। बीजेपी कांग्रेस के आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में कई विधायकों को डेंजर जोन में बताया गया। कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में मौजूदा 27 विधायकों की स्थिति खराब बताई गई है। कमलनाथ ने बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में हुई पार्टी की प्रदेश समिति की बैठक में उन विधायकों को चेताया है। सर्वे रिपोर्ट में जिनकी परफॉर्मेंस पुअर है। कांग्रेस पार्टी के आंतरिक सर्वे के बाद अब कांग्रेस के कई मौजूदा विधायक सीट बदलने के मूड में आ गए हैं। स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी के चलते पार्टी के कई सीनियर विधायक से लेकर नए विधायक सेफ सीट की तलाश में जुट गए हैं और यही वजह है कि कई विधायकों ने अपने विधानसभा से लगी दूसरी विधानसभा सीट पर भी अपनी सक्रियता तेज कर दी है। हालांकि एमपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष चंद्र प्रभाष शेखर का कहना है कि पार्टी की किसी रिपोर्ट में अभी विधायक डेंजर जोन में नहीं आए हैं, लेकिन विधायक कई विधानसभा सीट पर सक्रिय रहते हैं। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है कि कमलनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में वापस लौटे। इसके लिए जिस विधायक को जहां पर जीत मिलेगी उसको वहां से टिकट दिया जाएगा। अभी चुनाव को करीब 14 महीने बाकी हैं और स्वाभाविक है कि जो माननीय विधायक हो, किसी भी पार्टी के हो, कोई भी हो, वो ये सोचते हैं कि मेरे स्वयं की स्थिति उस विधानसभा क्षेत्र में क्या है। अभी तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को तो ऐसी कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं है, न ही हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो अपनी सीट बदलना चाहता हो। जहाँ तक कांग्रेस के टिकट वितरण का सवाल है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि अंतिम फैसला हाईकमान करती है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उनके साथ में जो चुनाव समिति होती है वो उनका चयन करती है या उसके बारे में विचार करती है। अब क्या हाईकमान या प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी को अपनी सीट बदलने का या सेफ सीट में जाने का अधिकार देगी या नहीं देगी, इस पर कोई अभी बहस प्रारंभ नहीं हुई। सिर्फ कांग्रेस के अंदर ही विधायक सीट बदलने की तैयारी में नहीं है, बल्कि बीजेपी के अंदर भी आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में कई विधायकों को डेंजर जोन में बताया गया है। हाल ही में हुए नगरीय निकाय के चुनाव में आधा दर्जन मंत्री ऐसे निकल कर आए हैं जिनके प्रभाव वाले जिले में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा है। पार्टी के सर्वे रिपोर्ट में भी कई विधायकों की स्थिति ठीक नहीं बताई गई है। यही वजह है कि बीजेपी के अंदर भी कई विधायकों ने दूसरी सीट तलाशनी शुरू कर दी है। हालांकि बीजेपी विधायक कृष्णा गौर का कहना है कि बीजेपी के अंदर पार्टी आलाकमान का फैसला ही सर्वमान्य होता है। जिस विधायक को पार्टी जहां से बोलेगी वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पर कोई भी फैसला होता है संगठन लेता है। कोई विधायक ये नहीं कह सकता कि हमारी यह सीट है या हमारी दूसरी सीट है। हमारा प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड के माध्यम से जो निर्णय होता है वो सबको मान्य होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है। संगठन जो फैसला करता है हर विधायक को मानना होता है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के अंदर विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी को लेकर कई चेहरे अभी से सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने आज अपने जन्मदिन के बहाने हुजूर विधानसभा सीट के कोलार क्षेत्र में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाकर 2023 के चुनाव की दावेदारी पेश की है। भगवान दास सबनानी के होर्डिंग में स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा का फोटो नहीं लगाया गया। मतलब साफ है कि नए चेहरों की दावेदारी और पुराने चेहरों की स्थिति को लेकर बीजेपी के अंदर भी अब विधायक दूसरी सीट की तलाश में जुटे हुए हैं। मतलब साफ है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे वैसे ही विधायक अपनी विधानसभा सीट पर अपनी स्थिति को भांपते हुए विधायक पाला बदल दूसरी सीट पर किस्मत आजमाने की कोशिश कर सकते हैं।
2018 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के आंतरिक सर्वे में कई मंत्रियों के विधानसभा में चुनाव हारने की रिपोर्ट आई थी। कई मंत्रियों के विधानसभा सीट को बदला गया था, लेकिन अपनी परंपरागत सीट पर चुनाव लड़ने वाले कई मंत्री विधायकी से हाथ धो बैठे थे। यही वजह है कि पार्टी सर्वे के आधार पर विधानसभा में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश में है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। कांग्रेस को भरोसा है कि 7 सितंबर से शुरू होने जा रही भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक बार फिर वो देश के लोगों के दिलों में जगह बनाएगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे राहुल। अपने सियासी करियर में राहुल गांधी ने भी इतनी लंबी पदयात्रा कभी की नहीं। हालांकि कांग्रेस के फोकस में पूरा देश, लेकिन मध्य प्रदेश में भी पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी लगभग 16 दिनों तक रहेंगे, जिसमें उज्जैन में महाकाल के दर्शन समेत नर्मदा क्षिप्रा में डुबकी लगाएंगे। तो बीजेपी ने राहुल गांधी को इच्छाधारी हिंदू करार दे दिया है। 7 सितंबर से कांग्रेस की कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले ही एमपी में सियासी पारा गरमाने लगा है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। दरअसल कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा निकाल रही है। 3,500 किलोमीटर की ये पदयात्रा मध्य प्रदेश से भी गुजरेगी। मध्य प्रदेश के 6 जिलों से गुजरने वाली पदयात्रा के दौरान राहुल करीब 16 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगे और कुल 382 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। इसके अलावा क्या है राहुल का प्लान, इसकी जानकारी देने कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक भोपाल आई थी। थोड़ा और स्पष्टीकरण देती हूँ आपको। देखिए, जो भी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल आएंगे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो। भारत में 80% हिंदू हैं, तो धार्मिक स्थल भी हिंदुओं के ही ज्यादा हैं। पूरे रास्ते में आपको हिंदू धार्मिक स्थल ही ज्यादा मिलेंगे। तो कोई भी धार्मिक स्थल, सिर्फ धार्मिक नहीं, कोई राजनीतिक स्थल हो, किसी शहीद का स्मारक हो, कोई समाधि हो, या मैं तो कहती हूँ कि कोई रंगारंग कार्यक्रम हो, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, सबसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और यही नहीं, जनता के बीच में, चाहे आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हो, दलित समाज के साथी हो, मछुआरा वर्ग हो, या पिछड़ी जाति हो, या कोई पीड़ित महिलाओं का वर्ग हो, सबसे संवाद स्थापित करने की कोशिश रहेगी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि 150 नागरिक संस्थान जो हैं, NGOs हैं, उन्होंने इस यात्रा को अपना समर्थन पहले ही दे दिया। दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और क्षेत्रीय संस्थान भी जुड़ेंगे। तो ये एक बहुत ही व्यापक और देशव्यापी यात्रा होने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी नर्मदा क्षिप्रा नदी में डुबकी भी लगाएंगे। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे और रास्ते में पड़ने वाले मंदिर, मस्जिद जैसे धर्म स्थलों पर भी जाएंगे। इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तो राहुल गांधी को चुनावी और इच्छाधारी हिंदू ही करार दे दिया। चुनावी हिंदू है वो, इच्छाधारी हिंदू है। जैसे ही चुनाव आता है वो ये सब करने लगे। कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भारी उत्साहित है, तो गृह मंत्री के हमले पर पूर्व मंत्री PC शर्मा बीजेपी और RSS को इच्छाधारी बताते हैं। इच्छाधारी तो भारतीय जनता पार्टी है, RSS, जिसने अपनी इच्छा से स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया। महात्मा गांधी का जो भारत छोड़ो आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें अंग्रेजों का साथ दिया, और अब अपने को आपको राष्ट्रवादी कह रहे हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व के संदेश के साथ राहुल गांधी की अगुवाई में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को बहुत आशाएं हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी तभी से हमलावर है जब से कांग्रेस ने पदयात्रा का अनाउंस किया था। हालांकि एमपी में गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस को राहुल गांधी की पदयात्रा और सॉफ्ट हिंदुत्व का कितना फायदा मिलेगा, ये अभी सवालों में। दूसरी ओर यात्रा शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने इसे फ्लॉप करार देना शुरू कर दिया। हालांकि इसमें दो राय नहीं कि ऐसी यात्राओं का लाभ कुछ तो चुनाव में मिलता ही। बीजेपी भी इससे भली भांति वाकिफ है। दरअसल अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो हिंदुत्व पर बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसका मजबूत हैंड कमजोर हो जाए। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, शरद श्रीवास्तव, शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दमोह में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है, और यही वजह है कि जब तब जिला अस्पताल या तो लापरवाही या फिर परेशान होते मरीजों को लेकर सुर्खियों में रहता ही है। लेकिन इस बार यहां खुलासा हुआ है प्राइवेट एम्बुलेंस द्वारा बनाए गए मकड़ जाल का, जिसमें कोई फंसा तो समझो
उसका लुटना तय है। पूरे एम्बुलेंस वाले खड़े मिले, पूरे जैसे दारू का अड्डा। दमोह जिला अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस ने अपना ऐसा मकड़ जाल बुना है कि मजबूर मरीज के परिजनों का इसमें उलझना तय है। सोमवार को भी यही हुआ जब सैलारा गांव के रहने वाले युवक को सांप के काटने के बाद अस्पताल लाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे जबलपुर रेफर किया गया, लेकिन उसे 108 एम्बुलेंस की सेवा मिली ही नहीं। और तभी परेशान परिजनों के आसपास प्राइवेट एम्बुलेंस वाले चक्कर काटने लगे। कहते हैं मरता क्या न करता। हुआ भी यही, परिजन उसे प्राइवेट एम्बुलेंस से ही जबलपुर ले जाने लगे, लेकिन 8 किलोमीटर दूर जाने पर ही एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो गई और दूसरी एम्बुलेंस आने से पहले ही युवक ने दम तोड़ दिया। हैरानी की बात यह कि परिजन उसे वापस दमोह ले आए, लेकिन एम्बुलेंस चालक ने उनसे जबलपुर यानी कि 110 किलोमीटर का भाड़ा 5,000 रुपए वसूला। भर्ती कर दो, भर्ती से कहीं जबलपुर ले जा रहे थे। हथनी मिल के एम्बुलेंस हथी प्राइवेट करी, तो उसमें कहा तो वे ऑक्सीजन नहीं थी। हथनी लोग पहुँचे, कहते यहाँ गली में खत्म हो गया, लड़का की सांस रुक गई। फिर दूसरी बुलाई, हम दमोह फिर अस्पताल आ गए। जब गाड़ी गई दूसरी ऑक्सीजन लेकर, तो काम होगा जब इसे फिर ले आए यहाँ तो खाओ सर। पैसा मंगाए, पैसा लाए, कुछ डीजल लगा, पैसा तो 5 है, सब पकड़ाए हो। कितने पैसे मांगे? 5,000 रुपया। पता तो कर लूँ कि है क्या 108 का। इधर सिविल सर्जन ने पहले तो इस मामले में कैमरे पर बोलने से ही इनकार किया, लेकिन फिर उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में बताया कि वे खुद प्राइवेट एम्बुलेंस कर्मियों की दादागिरी की शिकायत कई बार कर चुके हैं। तो वो तो खत्म हो गया रास्ते में, प्राइवेट लेके गया था और अपने कहते जो प्राइवेट वाले घुसे रहे थे क्या करते रहे। उसके लिए हम तो एसपी के लाने 10 लेटर दे चुके, नाम से पर्सनल हम बुराई ले रहे हैं, हम अकेले रहते हैं यहाँ के गुंडों से, तुम्हारी जो उनकी एम्बुलेंस से चल रही है। इतना ही बोल दो और बुराई ले चुके बहुत लोगों ये बोल दो। वे आगे कहती हैं कि प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों ने यहाँ गुंडागर्दी मचा रखी है और बात करने पर वे बदतमीजी पर उतारू हो जाते हैं। सागर से 12-1 बजे आए हैं, हमारे पूरे एम्बुलेंस वाले खड़े मिले, पूरे जैसे दारू का अड्डा हो। हमने एक बार बोला था तो कह रहे थे कि मैडम बाहर ही खड़े, इतनी बदतमीजी से। अब 2 बजे रात को कौन भिड़ रहा हो उनसे? भाई अपने प्रोटेक्शन में तो कोई नहीं है ना। इधर कलेक्टर से सवाल हुआ तो वे कहते हैं अपने तरीके से बाइट देंगे, उनसे कोई प्रति प्रश्न न पूछा जाए। अपने यहाँ पे प्राइवेट एम्बुलेंस जो चला रहे हैं, जो रजिस्टर्ड एम्बुलेंस है वो चला रहे हैं, उसके बाद भी वो उससे ज़्यादा चार्ज करने की बात आती है। ये हम लोग पूरी तरह जांच करेंगे और अगर वो नियमों के विपरीत कहीं पे होती है तो उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद हमारी टीम प्राइवेट एम्बुलेंस के वैध या अवैध होने की जानकारी लेने आरटीओ पहुंची, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारी ने ऐसा डाटा किसी को भी न देने की बात कही। किसी का भी डाटा किसी को नहीं दिया, किसी का भी डाटा किसी को नहीं दिया। हालांकि इस मामले में जिला अस्पताल के आरएमओ का कहना है कि यह बात सही है कि निजी एम्बुलेंस संचालक यहाँ मनमानी करते हैं। हॉस्पिटल में आए, लेकिन उनके द्वारा ये मनमानी की जा रही है। उनको बार बार इस चीज़ के रूप में चेतावनी भी दी जा रही है और प्रशासनिक अधिकारियों को इस हेतु उन पर कार्रवाई करने हेतु लेख किया जा रहा है। और प्रशासनिक कार्रवाई न होने के कारण से उनके मन बढ़े हुए हैं और वह अपने मनमानी तरीके से कार्य कर रहे हैं। इस पूरे मामले को जानने के बाद जब हम एसपी के पास पहुंचे तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये उनकी यानी कि अस्पताल की समस्या है। एम्बुलेंस की समस्या को लेकर के यदि स्वास्थ्य विभाग परेशान है तो ये एक्चुअली उनकी समस्या है। वो नामजद यदि कोई रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस इसमें कार्रवाई करेंगे। एक कॉमन रिपोर्ट कि हम बहुत परेशान हैं, पुलिस को अवगत करा दिया गया है, तो अवगत कराना नहीं, ऑथेंटिक यदि रिपोर्ट करेगा कि किस एम्बुलेंस वाले से किस व्यक्ति से परेशानी है तो संबंधित रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सुना, यानी साफ नजर आता है कि जिम्मेदार इसे समस्या मानते तो हैं, लेकिन इस समस्या में खुद उलझना नहीं चाहते। और तभी तो जिला अस्पताल में ये प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक अपनी मनमानी कर पाते हैं। धर्मेश पांडे, न्यूज़ 18, दमोह। 8 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद ये आम लोगों के लिए सेंट्रल विस्टा 9 सितंबर को खोल दिया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं के साथ करीब 19 महीने के बाद दिल्ली में पर्यटकों के लिए सबसे प्रिय जगह इंडिया गेट नए अवतार में लोगों को वापस मिलने वाला है। इस बीच राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने की भी चर्चा है। विजय चौक से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबा राजपथ
जिसे अब कर्तव्य पथ के नाम दिए जाने की तैयारी है। आधुनिक सुविधाओं के साथ 19 महीने बाद फिर से खुलने को तैयार है दिल्ली में पर्यटकों के लिए सबसे प्रिय जगह इंडिया गेट। नए अवतार में लोगों को वापस मिलने वाला है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू नाम से मशहूर इस जगह के पुनर्विकास का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों गुरुवार को होगा। अंग्रेजों ने अपना यहाँ बनाया, ये देखिए ना पीछे वाइस रीगल लॉज कहलाती थी ये राष्ट्रपति भवन, और सारे दफ्तर उनके नौकरशाही के यहाँ बने थे, और यहाँ उन्होंने इंडिया गेट बनाया था। तो ये उनके लिए साहब राजपथ था कि उनके अंग्रेजी राज का प्रतीक है हिंदुस्तानियों को गुलाम बना के रखने के लिए। इसका नाम ही किंग्सवे रखा, किंग्सवे कहलाता था ये राजा का रास्ता, कि राजा यहाँ से गुजरेगा निकल करके। तो वो भारतीयों की गुलामी का प्रतीक था वो किंग्सवे नाम, जिसको हिंदी में हमारे यहाँ लोगों ने राजपथ कर दिया बाद में। उस गुलामी को नहीं हटाया। आज वो गुलामी हमारी टूट रही है जब इसका नाम कर्तव्य पत्र हो रहा है, और हर भारतीय को ये बता रहा है कि भारतीय का कर्तव्य क्या है देश के। तो जब वायसराय जो रहता था वो राजा का प्रतिनिधि था, राष्ट्रपति भवन जिसको हम बोलते हैं, तो वो वायसराय हाउस था। तो वायसराय जो था वो राजा जो था, अंग्रेज जो लंदन में रहता था, उसका वो प्रतिनिधि था। तो इसलिए उसकी अब वहाँ से कभी कभी राणा राजा या वो लोग आते थे, तो उनकी सवारी जो निकलती थी तो वो किंग्सवे से निकलती थी, और इंडिया गेट तक वो किंग्सवे था। और अब वो राजपथ हो गया बाद में। ये जो हमारे 26 जनवरी का वो जो होता है फौजों का इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं, तो वो पहले शुरू में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उस वक्त इसका नाम राजपथ बन गया। पीएम नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे।